Good evening to you all students. Good evening, sir. आप चाहें तो अपना वीडियो बंद कर लो बेटा। कशिश, कोई जरूरी नहीं वीडियो रखना। हाँ ठीक है, कुछ पूछना हो तो ऑन कर सकते हो जब भी चाहो। Okay, sir. गुड इवनिंग टू यू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी कुरुक्षेत्र। आप लोग जो है कुछ कुछ नए विद्यार्थी आज आए हुए हैं क्या? कोई Yes, नया हो तो अपना यस परिचय सर। दें। क्या नाम बेटा आपका? सर एजाज अहमद। एजाज जी, कहाँ से बिलोंग करते हो बेटा? सर जम्मू कश्मीर। ओके, JNK, वाह। जी सर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, हाँ? तुमने एक कर जी दिया आज। वाह। जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। और थैंक कोई यू नया सर। विद्यार्थी? आपका माध्यम क्या है एजाज भाई? सर मैं लास्ट टाइम में हूँ, पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हूँ सर। परीक्षा का माध्यम क्या है, इंग्लिश है कि हिंदी है? सर इंग्लिश है एक्चुअली, मेरी हिंदी नहीं है, मेरी इंग्लिश उर्दू है, बट मेन जो हाँ, इंग्लिश। यस। समझ रहा हूँ क्योंकि उर्दू या तो आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं। यस सर, हिंदी एक्चुअली नहीं। ओके ओके। थैंक यू सर। आई एम ज्ञानेंद्र तिवारी। माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आई हैव बीन टीचिंग इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स at various places in Delhi, online and offline both. For mathematics, I teach for NDA mathematics, and just a decade back, I was also teaching for SSC and Bank PO examination. Right now, I have been teaching for IIT JEE at Sigma classes and some other institutes in Delhi. And apart from teaching mathematics, I also teach economics for civil services examination. And here I do teach in bilingual, that is Hindi and English both, because most of the students are of Hindi medium here in Uttar Pradesh, Haryana, Bihar, Rajasthan, like states. So it was a kind of compulsion for me that this PDF is in Hindi medium, but I shall try my level best to provide in English medium also. Earlier I used to have PDF in English, but right now I have been become something habitual of using this Hindi PDF. Okay, but that is not going to be an issue. I shall take care of your this specific demand or problem, whatever. So beta Ejaz, what have you done in graduation? What were the subjects? सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? सर अभी करंटली चल रहा है मेरा लास्ट टाइम में पॉलिटिकल साइंस सर, मेजर सब्जेक्ट है मेरा। एनपी के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस मेजर है एंड माइनर जियोग्राफी। ओके ओके, आई जी सी। सर। तो यू आर स्टिल परसुइंग योर ग्रेजुएशन, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन सो फार? यस सर, मार्च में सर कंप्लीट हो जाएगी, मार्च एंडिंग। हाँ हाँ सही, समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। अब बेटा देखो, नटसेल में सारे बच्चों के लिए है, सभी लोग जानते हैं, बट एक बार मैं आधा मिनट का समय लूंगा आप लोगों का। टेक्स्ट बुक एक ले लीजिएगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। आपके पास देर आर थ्री ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, आइदर यू गो फॉर Mr. Sanjeev Verma, Indian Economy by Sanjeev Verma, or you go for Indian Economy by Ramesh Singh, who's right now most popular. But in my opinion, something better book is written by Mr. Nitin Singhania.
Got it? So whatever medium you have, no issues there. You can have any out of these three writers' book. In both of the two media it is written, no problem. So just purchase one book and try to go through NCERT economics part wherever you find it is, wherever it starts from. जहां से शुरू होती है कक्षा 9, 8, 10, 11, 12, जहां तक पढ़ सको पढ़ो, ठीक है। इकोनॉमी पढ़ने में हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ये है कि यूपीएससी, देखो मकसद है अपना मेंस एग्जाम देना। मकसद क्या है? मेंस एग्जाम देना। मेंस एग्जाम को पास करोगे उसी से लाइफ बनेगी या बिगड़ेगी। मेंस की पहली कंडीशन है प्री, इसलिए हम लोग प्री की तैयारी करते हैं। प्री कोई एग्जाम नहीं है एक तरीके से देखा जाए, एग्जाम का नाम है मेंस, उसका नाम ही मेंस रखा गया है, मुख्य परीक्षा। फिर इंटरव्यू। तो मुख्य परीक्षा में आपको सिविल के लिए अगर स्पेसिफिकली, अब स्टेट सर्विस कमीशंस का क्या है तुम जानते ही हो, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, फैक्ट बेस्ड पूछते हैं और कुछ कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड भी पूछते हैं, बट सिविल में ज्यादातर कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड पूछते हैं। बट सिविल सर्विसेज जो भारत का जो यूपीएससी है, वर्ल्ड की स्मार्टेस्ट बॉडी मानी जाती है, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड। तो इट इज नॉट इजी टू डिस्फर इट्स ट्रेंड। दिस इज next to impossible that someone can claim that this is going to be the format of the probable next year question in any specific exam. It's not possible. Even if you see the NDA examination, what happened there, every year they organize this examination twice in a month, twice in a year, so that qualitative students could be caught, but it is not possible right now. 2 बार एग्जाम होता है बट क्वालिटी नहीं मिल पा रही, ठीक है। यूपीएससी आईएएस का एग्जाम 1 बार लेती है साल भर में, क्वालिटी ही खोजती है बेटा। राजनीतिक चीजें नहीं बात करनी, हम तुम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के स्तर पे अपनी योग्यता को बढ़ाइए, ना कि इस प्रपंच में पढ़िए कि मेरा क्षेत्र क्या है, जाति क्या है, समाज क्या है, समुदाय क्या है। इन सब में जो पढ़ेगा वो फिर वहीं रह जाएगा नेतागिरी में। इसमें कोई दम वम नहीं है। हर जाति के लोग नौकरी पा रहे हैं, हर क्षेत्र के लोग नौकरी पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेके भारत के कोने कोने से नौकरी पा रहे हैं लोग। बस कौन पा रहा है इसमें बेटा? कॉमन चीज क्या है? जिसको सिलेबस पे पकड़ है, जिसने काम किया हुआ है। नेतागिरी वालों के यहाँ कोई जगह नहीं, जिसने काम किया है। तो कॉम्पिटिटिवली तुम्हारी पकड़ मेरे से ज्यादा है तो पहला अधिकार तुम्हारा है। ये तो मर्दानगी वाली बात हुई, थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, मैस्कुलिनिटी लगता है, पैट्रियार्कल कमेंट है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। श्रेष्ठता सूची में जो श्रेष्ठ होगा उसी का नाम पहले सबसे आएगा, सीधी बात। ऑल इंडिया रैंक 1 वही होगा जो सबसे दमदार होगा, ठीक है। ये जो है 2 साल के भीषण मेहनत का परिणाम है। 1 हफ्ते, 2 महीना, 3 महीना पढ़ने से कुछ होता नहीं है। कमर कस लीजिए, मेहनत करिए। एजाज आपका स्वागत है, तैयारी जम के करो। कशिश ठाकुर तुम भी नई विद्यार्थी हो बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तैयारी करिए जम के, किताब खरीद लीजिए। और जहां से आप एंट्री दिए हो, आज एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। ओके यही, सर। जी बेटा, यहीं पर जब दोबारा पहुंच जाऊंगा तो समझ लेना तुम्हारा कोर्स पूरा है। थैंक यू, ठीक है। हाँ, ओके सर। तो उसको जो है ध्यान दीजिएगा और कायदे से आप लोग पढ़िए। बात आती है कितनी देर पढ़े इकोनॉमिक्स, तो इंडियन इकोनॉमी तो जीएस पेपर 3 का पार्ट है। आउट ऑफ 250 मार्क्स, 125 मार्क्स वेटेज is allotted for this section, Indian economy, which has 2 subjects. 50% around 50 to 55. Trend is something which is, there is no trend. The trend of UPSC examination is that there is no trend. कोई ट्रेंड नहीं यूपीएससी एग्जामिनेशन का, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वो आपकी इग्नोरेंस को टेस्ट करते हैं, नॉलेज को नहीं टेस्ट करते हैं। तो अज्ञानता भगाइए। ज्ञानी तो आप बहुत हैं, राष्ट्रगान याद है, नाम पता याद है, कुछ नहीं पूछता आपसे। जो याद है उसको नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि अल नीनो क्या है, अल नीनो क्या है। हाँ, ज्योग्राफिक विद्यार्थी हैं तो अल नीनो क्या है? प्रशांत महासागर में जो बर्फ की जम रही है तो उससे भारत के जलवायु पर अगर कोई असर पड़ता है भारतीय समाज में, तो उससे संबंधित सवाल पूछ सकता है। अब जैसे इस समय राजस्थान में भी एक आया कि भाई बोरवेल बना रहे थे, मतलब ट्यूबवेल की बोरिंग कर रहे थे, अचानक जो है 850 फीट की गहराई से फिर पानी का जो है एक स्रोत मिला, और जो है अनब्रिडल्ड था, अनकंट्रोल्ड था। 24-25 घंटे तक लगातार बारिश, मतलब पानी निकला है उसमें से। तो कहने का मतलब, अगर कोई जियोग्राफिकल फैक्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो आपको पता होना चाहिए। एज ए सिविल सर्वेंट आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है, पता करिए। इतिहास से वे चीजें पूछेगा जो आज प्रासंगिक हैं।
अब घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खलजी ने किया। तो ये अब घोड़े उड़े तो अब है नहीं, इसको आईएएस में नहीं पूछेगा। एसएससी का सवाल बन सकता है, पीसीएस का सवाल, बी ग्रेड का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक, इस तरह की लॉजिक नहीं। उस जमाने में जब घोड़ा दागा जाता था तो उसको अन्य घोड़ों से अलग मानने के लिए एक तरीके का प्रतीक चिन्ह दिया जाता था, वो उस समय की जरूरत थी, अब वो अप्रासंगिक है। अब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करने इंग्लैंड गए, लंदन गए, तो ये पीसीएस का सवाल बनेगा, एसएससी में बनेगा। लेकिन जो है आईएएस में बनना होगा तो तुमको प्रथम गोलमेज सम्मेलन के पॉइंट्स क्या थे और उसके फेलियर और सक्सेस रेशियो क्या था, सेकंड की जरूरत क्या पड़ी, और उस समय की जो राजनीतिक और आर्थिक विश्व स्तरीय जो घटनाएं हो रही थी उससे संबंधित चीजें पूछेगा, चार ऑप्शन देके। तो ये बृहद दृष्टि होनी चाहिए, मतलब समझ रहे हो, मतलब यू शुड प्रिपेयर एनीथिंग इन होलिस्टिक मैनर, समग्र तरीके से। मतलब कोई पॉइंट नहीं बचना चाहिए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तुम्हारे जॉब की रिक्वायरमेंट वही है। एक जिले में एक कलेक्टर होगा, चार पांच एसडीएम होंगे, वो फैक्ट याद करके गए हैं, कुछ लॉजिक भी पढ़े हैं। उनके नीचे सिर्फ फैक्ट वाले हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड एग्जाम पास किए हैं। ऊपर टॉप लेवल पर एक आदमी बैठाना पड़ेगा जिसको काज इफेक्ट फैक्ट सब पता है। तो सिर्फ ये कहना कि हम काज इफेक्ट पढ़ते हैं, फैक्ट नहीं पता है, ये तुम्हारी अयोग्यता है। और सिर्फ ये कहना कि हमको वही आता है और ये नहीं आता, तो वो भी अयोग्यता है। समझ गए भाई? तो कहने का मतलब क्या है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तैयारी जो करिए कायदे से, डिट्टो। लास्ट टॉपिक जो चल रहा था, थोड़ा लिंकअप दे दूं। लास्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे भाई? इंडियन इंडस्ट्रीज, हाँ, भारतीय औद्योगिक क्षेत्र। तो उसके क्रम में हम लोगों ने डिस्कस किया मेक इन इंडिया प्रोग्राम, 24 सितंबर। हाँ भाई, श्लोक क्या डेट थी? 24 सितंबर 2000। बताइए श्लोक जी, नहीं बता पा रहे हैं। निशा बेटा बताओ, हरियाणा शक्ति। When was Make in India program launched by Narendra Modi Sarkar government? In the year 24 September 14. 2014। 14। अच्छा, 2024 को, सॉरी 14 को लॉन्च हुआ भैया। अब हमको इसमें बताएं जरा, क्या नाम है इनका? हमारे पुराने विद्यार्थियों में मनोज होंगे इस समय, आर्यन भाई होंगे, श्लोक हैं, उदित होंगे शायद संभवतः, और जो भी पुराने विद्यार्थी हैं हमारे जिनका नाम मैंने लिया है नहीं लिया, हमको एक कारण बताएं कि क्यों जो है इसकी जरूरत पड़ी। Why it was found to be necessary to launch a program like Make in India? What prompted government of India to think of a program like Make in India? That it was forced to launch such a program? कारण क्या हो सकता है? कुछ तो कारण होगा, कारण से पढ़ोगे तो फैक्ट याद सर रहेगा। क्योंकि सर इंडिया और क्षेत्र में तो ग्रोथ कर रहा था, जी बट बेटा। अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ था, बहुत कम उसमें ग्रोथ थी। तो अच्छा। अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर बढ़ना था तो हमें चौमुखी विकास के लिए हमें सारी क्षेत्रों में अपने को अग्रणी बनाना था। इस वजह से हमने हम्म। मेक इन इंडिया के तहत जो अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड थी और जो हम्म। इंटरप्रेन्योरशिप थी उसको बढ़ावा देने के लिए इस चीज को कॉन्सेप्ट को लाए थे। वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया प्रयास किए। थोड़ा और लॉजिक एक बताए थे आप, अभी ध्यान नहीं दे पाए हो, उसको भी जोड़ना चाहिए था। और कोई बच्चा कुछ बताना चाहे? एनी स्टूडेंट? एजाज बेटा, तुम भी तो पढ़े होगे कुछ, मेक इन इंडिया वगैरह पढ़े होगे ना, अपेक्षित है आपसे। नो सर, एक्चुअली इकोनॉमिक मेरी बहुत वीक है, बट मेक इन इंडिया जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में किया, और इसका जो मेन मैटर था कि हमने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें हमने इन्वॉल्व होना है, और इंडिया जो इस चीज़ में पीछे था, तो इसमें वर्क करना है हमने, और ग्लोबली हमने जो है इसके ऊपर करना है। जैसे लाइक चाइना, तो इस तरीके से दूसरी कंट्रियां जो वो आजकल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, तो उसी तरीके से हमने भी जो है इसमें हम हम्म। पीछे, तो इसको हमने जो है ग्लोबल लेवल पे जो है हमने इसको इंक्रीज करना बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे। जरा एक बार वीडियो आप अपना चालू करिए, आपका चेहरा देख लिया जाए, परिचित हो जाए आपसे। चालू कर सकते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। गुड। ठीक बेटा, ठीक, बेस्ट ऑफ लक। चलिए बंद कर लीजिए, ठीक। हाँ, तो एजाज ने और मनोज ने जो बताया लगभग एक जैसी चीजें बताया, दोनों की इंफॉर्मेशन अपने स्तर पे बढ़िया है। मैं कुछ और सुनना चाहता था इसके अलावा, और कोई बोलेगा? श्लोक, उदित, नीरू, निशा, हरियाणा शक्ति,
और सब लोग कोई कुछ एक आध पॉइंट और? देखो बेटा, चलो ठीक है, बढ़िया प्रयास किया आपने, लेकिन आपने अपने ज्ञान के आधार पर बताया, मैंने जो पढ़ाया था उस आधार पर किसी ने कुछ खास नहीं बताया। तो जरा इस पर मैं ये बताना चाहता था, पॉइंट देना चाहता था, इसमें बताइए गलती क्या है अगर मैं कहना चाहूँ। कि देखिए ऐसा है कि प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इंडिया में, यानी कृषि क्षेत्र में, ठीक है। तो बहुत बड़ी आबादी अपनी कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व है, लेकिन उसका जीडीपी में जो रोल है वो 20% से कम है ना, 18 दशमलव समथिंग है। मेरे कहने का मतलब यह है, और आबादी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग आधी इंडिया लगी हुई पड़ी है, ठीक है। और दूसरी चीज इधर क्या हुई, तीसरा सेक्टर है तुम्हारा टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर में, यानी सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में 2013 में लगभग 67% की ग्रोथ हुई, 67% की ग्रोथ हुई, और वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडियन जीडीपी में, ठीक है। जीडीपी के ग्रोथ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है सर्विस सेक्टर। ये जो तुम्हारा इंडस्ट्री सेक्टर है ये बहुत कम है, ये लगभग वही कृषि के बराबर चल रहा है, मोर और लेस। तो मेरे कहने का मतलब है, उसी के रेंज में चल रहा है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो इतना ज्यादा इसमें कमी आ रही है सर्विस सेक्टर, ये बीच वाला क्षेत्र जो है सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके पीछे कुछ कारण थे। कारण क्या थे कि जब पहली सरकार अपनी बनी, यानी देश आजाद हुआ, पंडित नेहरू के नेतृत्व में, पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में, जब भी कोई किसी प्रधानमंत्री का नाम ले तो आज से एक आदत डाल लीजिए, जी शब्द लगा दिया करिए, मैनरिज्म के तहत, ठीक है। सम्मानित पद है तो उसमें सम्मान दे दीजिए, चाहे आप उनको व्यक्तिगत जितना गंदा मानते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पब्लिक डोमेन में आपको सम्मान देना पड़ेगा, नहीं तो आप असभ्य माने जाएंगे और माना जाएगा फ्रस्ट्रेट आदमी है, ठीक है। थाने में जाएगा, सिपाही को नमस्ते करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री से बदतमीजी कर रहा है नाम लेने में, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि तो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो चूंकि देश में भोजन पानी की समस्या थी, उस वक्त बंगाल में अकाल पड़ा था, लाखों लोग, 20 लाख लोग लगभग मारे गए थे, ठीक है, आजादी के 2 दशक पहले, 1920 के लगभग। अभी इतिहास का सवाल है, इसको पता करना कब बंगाल में फेमाइन कब हुआ था, ठीक है। तो बंगाल फेमाइन में लगभग 20 लाख लोग मारे गए थे, यानी आपके कोविड से ज्यादा घातक था। तो कहने का मतलब है कि भारत सरकार के ऊपर बहुत बड़ी दबाव था, क्योंकि कृषि एकदम नष्ट कर दिए थे, कमर्शियल खेती करा रहे थे अंग्रेज लोग, नील की खेती करा रहे थे, जूट उपजवा रहे थे, यानी कि रॉ मटेरियल का हब बना दिए थे इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय क्षेत्र को रॉ मटेरियल का प्रोवाइडर बना दिए थे कि रॉ मटेरियल यहाँ से मिलेगा आपको। तो यहाँ पर सब कुछ चौपट कर दिए थे अंग्रेज। तो भारत सरकार के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि पहले खाद्यान्न की समस्या हल करे। देखो चीजें कैसे रिलेटेड हैं, उसको लॉजिक से समझ लोगे तो याद करने आसान हो जाएगा। ऐसे मैं बड़बड़ बड़बड़ बोलता रहूं तो तुम भी सुनते रहोगे, आया राम गया राम, कोई मतलब नहीं, समझ गए। थोड़ा सा लॉजिक है, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं बट लॉजिक है। ऐसे इतिहास पढ़ो तो उसका भी अपना लॉजिक है, समझ सको तब। इतिहास में भी अपना एक लॉजिक है, हिंदी में भी लॉजिक है। अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कोई चीज पढ़ते हो, तुलसीदास का पढ़ते हो, दादू का पढ़ते हो, या मलिक मोहम्मद जायसी साहब का पढ़ते हो, कुछ पढ़ते हो साहित्य उनका, तो उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड है, उसको अगर तुम जान सको तो उनकी कविताएं समझने में, एक्सप्लेन करने में तुम्हें ज्यादा आसानी होगी, और लोगों को समझाने में आसानी होगी, नंबर ज्यादा पा जाओगे। और सिर्फ रट के गए हो फैक्ट तो यार नंबर वॉमिटिंग करने का नहीं मिलता है, तुम गए उलट दिए सब पढ़े थे जो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो फिर मेरा पढ़ाने का वही मैं पढ़ा रहा हूँ, वही तुम्हारा कलीग लिख रहा है, वही तुम लिख रहे हो, सेम चीज लिखोगे तो नंबर उसी को ज्यादा मिलेगा जिसकी राइटिंग अच्छी है। कुछ अंतर करने के लिए तुम्हें अपनी सोच लगानी पड़ेगी थोड़ा सा। तो खैर, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई तो सबसे पहले फोकस किया गया प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, है ना। तो फूड ग्रेन की क्राइसिस हल हुई काफी हद तक, तो सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में हैवी इंडस्ट्रीज पे जोर दिया गया। लेकिन ये देखा गया कि जो भारतीय क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पर ढांचागत चीजें समस्या में थी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उद्योग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मांगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या मांगता है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर में मांगता है कि लीगल एस्पेक्ट कितने फास्ट काम करते हो, लीगल एस्पेक्ट कितने फास्ट काम करते हो, यानी किसी को उद्योग धंधा स्थापित करना है तो भारत देश में कानून नियम क्या कहता है, क्या क्या प्रोसीजर है, वो बहुत जटिल है, पहले बहुत जटिल था। अब ईओडीबी के नाम से वो समस्या दूर की गई है, ठीक है। तो वो जो समस्या दूर की गई है
तो उसमें जो है 10 पॉइंट है, 10 पैरामीटर पे वर्ल्ड बैंक रैंकिंग देता है कि किसी देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये 10 पॉइंट है जिसके आधार पे जज किया कर रहा हूं मैं कि क्या ये इस देश में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो पता ये लगा कि वो जो 10 पॉइंट है आपके, उसमें जो है पहला पॉइंट वही आ जाता है कि भाई ईओडीबी का जो 10 पॉइंट है कि भाई यहाँ पर कोई धंधा पानी शुरू कर रहे हो तो सरकार परमिट वगैरह आसानी से देती है कि बड़ी नेतागिरी है या भ्रष्टाचार है, इंस्पेक्टर राज है कि मतलब लूटो कायदे से, क्या व्यवस्था है, समझ गए। तो सरकार ने, भारत सरकार ने 2013 में देखा कि 67% के योगदान लगभग सर्विस सेक्टर दे रहा है, ग्रोथ हुआ है। बट यार जॉब में लगभग 28% का ग्रोथ हुआ। ये 28% कंट्रीब्यूट कर रहा है जॉब में। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पा रही है। इधर कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, कृषि की उत्पादकता बढ़ी तो फूड क्राइसिस खत्म हुई। देखो कृषि का मुख्य व्यवसाय जो मकसद होता है, पूरे देश की बात कर लो एवरेज में, कोई भी व्यक्ति कृषि किस लिए करेगा? अगर वो छोटा कृषक है, ज्यादातर तो लोग छोटे कृषक हैं इंडिया में ना। बड़े कृषक तो कुछ लोग हैं या कुछ राज्यों में बड़े कृषक हैं, लेकिन जहाँ बड़े कृषक हैं वहीं छोटा कृषक भी बैठा है बगल में। चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे आपका बिहार हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, कोई भी राज्य हो, हर जगह की स्थिति वही है। बड़े कृषक 10% है तो 90% छोटे कृषक हैं। अब ये बात अलग है कि हरियाणा का छोटा कृषक उत्तर प्रदेश के बड़े कृषक के बराबर है, दैट इज डिफरेंट थिंग, या मध्यम दर्जे के कृषक के बराबर है, वो एक अलग मैटर है। बट मोरालेस उसकी तुलना तो वहीं पड़ोसी से होगी ना। वो आपका पड़ोसी जो है मार्केट की प्राइस को डिस्टर्ब करेगा। तुम आलू बेचने जाओगे मार्केट में, पोटैटो, तो तुम्हारी जो सेलिंग प्राइस होगी वो तुम नहीं डिसाइड कर सकते हो क्योंकि क्वांटिटी कम है। वो बगल जो कई ट्रक आलू लेकर गया है वो डिसाइड करेगा किस रेट में आलू बिकेगी, समझ गए। खैर, ये समस्या व्यवहारिक समस्याएं हैं। तो कृषि में क्या हुआ कि कृषि ज्यादातर लोग इंडिया में मजबूरी में करते हैं कि कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं है, भाई चलो खेती करेंगे, कम से कम भोजन पानी की समस्या तो हल हो जाएगी। जो बड़े कृषक हैं वो लोग कमर्शियली खेती करते हैं, उनके पास फायदा लेने का ज्यादा तरीका है, उनको बैंक से लोन लेकर हर चीजें आसान है। सरकार ने इस सब चीज को देखा, तो सरकार ने कई तरीके का अप्रोच अपनाया जिसमें उसने देखा कि यार ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसके दो हाथ हैं, एक गया है कृषि में, एक गया है जो है सर्विस सेक्टर में। क्योंकि कोई भी सर्विस सेक्टर हो उसमें अंत में मशीनें आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन आता है, तो इंडस्ट्री का काम हो गया, उसमें बिना इंडस्ट्री के सर्विस नहीं चल पाएगा। और इधर कृषि का कोई भी इक्विपमेंट हो तो इंडस्ट्री से ही बनेगा, समझ गए ना। इसमें अगर काम करोगे विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग में, उत्पादन क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, इंडस्ट्री सेट, इसके कई नाम है, उपनाम है, तो मिलते जुलते हैं थोड़ा थोड़ा अंतर करके। तो फिर अगर इसमें बढ़िया काम कर दिया जाए तो दोनों सेक्टर को मजबूत करेगा। अब दोनों में दिक्कत क्या थी देखो, कृषि क्षेत्र में मैंने आपसे बताया था कि सर एक शब्द है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, छद्म अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है बट है। हो क्या रहा है कि एक घर में 5 आदमी है, मैंने बताया था, 10 आदमी है वो काम कर रहे हैं 2 एकड़ खेत पर, 2 acres ऑफ लैंड, देर आर 10 persons who are involved in farming. But technically speaking, the capability of the part of land is only to, look after 5 persons. Day-to-day expenditure, it can meet for only 5 persons. But anyhow, due to, population pressure, due to less amount of area of the field, 10 persons are working on that field. So the remaining 5 are unnecessarily working there. So these 5 people are treated in economics as unemployed youths, unemployed persons. Why? Because they are unnecessarily working. Technically, they are not required to be there. तो कहने का मतलब है कि किसी खेत में 5 लोग काम कर रहे थे, 5 की जरूरत थी, काम कर रहे हैं 10 लोग, क्योंकि मजबूरी है, खेत है नहीं उनके पास। तो वो बाकी जो 5 थे वो अदृश्य बेरोजगारी से पीड़ित थे, उनके जीवन में समस्या ही समस्या रहेगी, समझ गए। ये तो कृषि की अव्यवस्था थी। और इधर क्या हुआ आपका सर्विस सेक्टर में कि जीडीपी पे तो उसने दिया अपना अपना ग्रोथ बढ़ा के, उसमें ग्रोथ दिखा 67% का 2013 में, लगभग 66 से 7%, 67। बट सर्विस में उसका कंट्रीब्यूशन लगभग 28% का था ग्रोथ, मतलब उसने 28% का ग्रोथ दिया सर्विस में। क्यों क्यों नहीं 67 का दिया, उस रेंज में दिया? क्योंकि सर्विस सेक्टर में हाईली स्किल्ड पर्सन की जरूरत है। अब आपके यहाँ जो वर्कफोर्स है वो स्किल्ड नहीं है, आपके यहाँ वर्कफोर्स स्किल्ड है नहीं। तो जब स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है तो वो आउटसोर्स करेगा, बाहर के लोगों को रोजगार देगा।
ज्यादा टेक्निकल लोगों को। तो जो बड़े पद पे हैं, इंजीनियर्स हैं या अच्छी जगह से, आईआईटी से या एमआईटी से या और अन्य जगहों से इंजीनियरिंग की हैं, उनका तो नियुक्ति हो जाएगा। लेकिन जो पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है, आईटीआई से पढ़ा है, उसके लिए वहां जॉब नहीं है, क्योंकि लोअर लेवल पे मशीनें ज्यादा हैं, आदमी की कमी की जा रही है। ये सारी जो समस्या है, तो सर्विस सेक्टर में जो बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी किस लिए है? क्योंकि क्वालिटी वर्कफोर्स नहीं है। ठीक है ना, हम लोग क्वालिटी वर्कफोर्स नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि अभी तो कपिल सिब्बल जब एचआरडी मिनिस्टर थे कांग्रेस के रेजिम में, यानी 2014 के पहले, उन्होंने प्रयास किया, अपना व्यक्तिगत प्रयास किया, और स्मार्ट आदमी थे वो। उन्होंने प्रयास किया तो पूरे भारत में कहा कि एनसीईआरटी पढ़वाओ सारे स्कूलों में। जितने स्कूल हैं जिनको मान्यता सरकार ने दिया है, सरकारी या प्राइवेट, जो भी सरकार के इजाजत से चल रहे हैं, सारे लोग एनसीईआरटी पे फोकस करो। अब तो कंपलसरी हो गया है कि जम्मू कश्मीर का लड़का इंटर पास हो, या अमेठी उत्तर प्रदेश का, या बनारस का, या तुम्हारे कोलकाता का, या तुम्हारे वेस्ट बंगाल का, या यहाँ का कोई हरियाणा राजस्थान का, इंटरमीडिएट पास लड़के को बैठाया जाए गणित विषय की टेस्ट लेने के लिए, तो पता लगा दोनों एक ही किताब पढ़ के इम्तहान दिए हैं। अब किसी ने आर डी शर्मा पढ़ लिया, किसी ने आर एस अग्रवाल, किसी ने मनजीत सिंह पढ़ लिया, वो तो उसका अपना निजी पुरुषार्थ है। बट सरकार कहेगी कि मैं तुमसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की टेस्ट लूंगा, जो कि मानक है, सजेस्टेड रीडिंग में आता है एनसीईआरटी के, सीबीएसई बोर्ड के या आईसीएसई बोर्ड के। ठीक है, हर सब्जेक्ट में 2 किताब कहता है पढ़ो, एक पढ़ो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की, दूसरा पढ़ो एग्जाम्पलर। वैसे ज्यादातर जो बेवकूफ टाइप के लड़के हैं वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ वही एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, एग्जाम्पलर नहीं पढ़ते। मतलब 60% लोग नहीं पढ़ते हैं, या उनकी क्षमता नहीं उसको पढ़ने की, ये कहो, जो भी कारण है। इम्तहान देने जाते हैं तो लौट आते हैं 40%। अब तो चूंकि फेल ओल होने का नियम खत्म कर दिए हैं कि आत्महत्या कर लेंगे बच्चे, अब इस तरह के कमजोर बच्चे हो रहे हैं। तो सरकार तो भाई, चुनाव लड़ना है, सरकार को चुनाव भी लड़ना होता है, तो सरकार ने कहा ठीक है, अब मरिए मत, हम ग्रेड सिस्टम कर दे रहे हैं, मरो मत, लेकिन भाई जिंदा रहो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, विषय में हमको आपको काम करना है। तो हुआ क्या कि सर्विस सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सोचा, जो इस समय केंद्र में है, 2014 में, कि ऐसा करते हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर पे पावर बढ़ाते हैं, इस पर फोकस बढ़ाते हैं, कृषि पे ध्यान देंगे, सर्विस पे भी, स्किल इंडिया वगैरह प्रोग्राम चलाएंगे, सब चलेगा, सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करेंगे। बट सबसे पहला काम करते हैं, इसको औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करते हैं। कारण क्या था कि भारतीय अर्थव्यवस्था डायरेक्ट कभी सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा दिन रह नहीं पाई है। इसने जंप टाइप में किया कि प्राइमरी से टर्शियरी पे आ गया, सेकेंडरी पे इसलिए नहीं रुक पाया क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक ढांचा नहीं था भारत में, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, है। अब बहुत डाइवर्सिटी है क्षेत्र में, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होने से क्या दिक्कत हुई कि जो है, पता लगा कि आप जो है सड़क बनवाना चाहते हैं, पहले मुकदमा लड़िए, सरकार मुकदमा लड़ेगी, गांव वाले मुकदमा लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है यहाँ सड़क नहीं जाएगी, हमारे धर्म के खिलाफ है, हम लोग सदियों से यहाँ पड़े हुए हैं, बताइए सड़क कैसे ले जाओगे? तो ये सब करने में बहुत ज्यादा इंडिया में समय लग गया। ठीक है, तो धीरे धीरे अब जब वो चीजें दूर हो गई हैं, यानी बिजली की व्यवस्था सरकार ने कर लिया, लैंड ऑर्डर सही कर लिया, इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया, सिंगल विंडो सिस्टम करना शुरू कर दिया सरकार ने, इंडस्ट्री पे फोकस किया, तो मेक इन इंडिया इसलिए जरूरत पड़ी कि कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी से पीड़ित था समाज, कम खेत की वजह से ज्यादा लोग उस पर काम करते थे, ज्यादातर कृषि में यही होता था, तो अदृश्य बेरोजगारी होती थी, यानी ग्रोथ नहीं थी वहां पर। और इधर सर्विस सेक्टर जॉबलेस ग्रोथ दे रहा था। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, कृषि क्षेत्र के लिए क्या शब्द यूज करिएगा, जब भी लिखिएगा तो आप ऐसे लिख देना, जो है ये जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्री सेक्टर है, ये क्या कर रहा था बेटा? ये आपका दे रहा था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अदृश्य बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा था। ठीक, और ये क्या कर रहा था आपका, ये आपका जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है बेटा, ये कर काम क्या रहा था, ये आपका इंडियन इकोनॉमी को या जीडीपी में जॉबलेस ग्रोथ दे रहा था, जॉबलेस ग्रोथ दे रहा था। कारण क्या था? इसके लिए रीजन था, इसके लिए जो रीजन था, इसके लिए जॉबलेस ग्रोथ के लिए जो रीजन था, कारण था, वो था आपका रीजन। इसके लिए कारण क्या था? अनस्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कफोर्स,
या लेस स्किल्ड वर्कफोर्स। इसका मतलब नहीं कि सब अयोग्य थे, अकुशल थे, ना ना, जरूरत जिनकी थी वो रही योग्यता थी। जैसे बहुत से लोग अभी भी एमएससी मैथमेटिक्स हैं, एमएससी फिजिक्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, मैं अपनी ही बात करूं तो मैं अभी नहीं कर पाता हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये स्थिति है देश की, मतलब हम लोगों का शिक्षा पैटर्न ही वैसे था। आगे जरूरत कुछ और चीज की है, पढ़ाया कुछ और जा रहा है। अब तो जो है स्पेसिफिक कर दे रहे हैं कि भाई ये इस लाइन में जाना हो तो ये चीज पढ़ो। पहले ऐसा नहीं था। तो कहने का मतलब इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 60%, 55% लोग यंग एज के हैं, 25 साल की एज के हैं। अगले 30 साल के लिए वर्कफोर्स भरी पड़ी है इंडिया में। चाइना बुढ़ा हो रहा है, देश वो सीनियर हो रहा है, एजेड हो रहा है, इंडिया एकदम यूथ में है। तो अभी 30 इयर्स के लिए हमारे पास लेबर प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जितना टफ जॉब दे दो करेगा इंडिया, इतना दम है लोगों में, ठीक है, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। तो सरकार ने फोकस किया इंडस्ट्री सेक्टर पे, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है इंडस्ट्री सेक्टर। ट्रक बन रही है, रेलवे के पुल बनाए जा रहे हैं, रेलवे की पटरी बनाई जा रही है, ट्रेन बन रही है, इंजन बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैन पावर, मतलब मनुष्य की जरूरत पड़ती है, ह्यूमन पावर की। तो कहने का मतलब ये सारी चीज थी, तो जॉबलेस ग्रोथ दे रहा था, तो इसको दूर करने के लिए इंडस्ट्री सेक्टर पे ध्यान दिया सरकार ने। कृषि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दे रहा था, क्यों? एरिया ऑफ लैंड कम होने की वजह से, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से। ये दो लॉजिक जब दे दोगे तो फिर तुमको सिद्ध करना आसान हो जाएगा कि क्यों मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। फिर उसमें आपको ईओडीबी वगैरह के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई वो सब प्रोग्राम क्यों बनाए गए हैं। तो उस पर मैं एक पीडीएफ बनाया हूँ, आज पढ़ते हैं कुछ दूसरा, फिर उस पर मैं अलग से डिस्कस करूंगा। उद्योग 4.0, दो टॉपिक छोड़ दिया हूँ, वो मैं इंग्लिश में पीडीएफ बन रही है, उसको मैं नेक्स्ट वीक में जो है इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। वो चैप्टर वहीं पे वाइंड अप है, ठीक है। आइए अब वहीं से इंडस्ट्री सेक्टर का आउटकम था कि मतलब कारण क्या था कि भाई इतना ज्यादा देश में गरीबी की बात। अब जो अपना अगला चैप्टर है जो हमने उठाया है आपके यहाँ से, सिलेबस का पार्ट है, तो अगला चैप्टर जो है बेटा जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उस सिलेबस में उसका चैप्टर का नाम जो है, नोट कर लीजिएगा, गरीबी एवं बेरोजगारी, ठीक है। गरीबी एवं बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए इसको आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा। तो इसमें जो है अपना ऑडियो ऑडियो देख लो बेटा, ऑडियो बंद किए रहो, जब जरूरत हो तब खोलिए, नहीं तो बंद रखिए बेटा। चलिए, एट थर्टी, ओके। तो फिर हाँ, गरीबी को कोई परिभाषित करना चाहे तो कुछ बोले। एट थर्टी पे आना, 8:30। हम्म, कोई बोलना चाहे कुछ पॉवर्टी के बारे में, एनी वन कुछ बोलना चाहे सर, पॉवर्टी को। बुनियादी जरूरतें जो है वो पूरी नहीं होती, तो जैसे भोजन हो गया, कपड़ा, मकान, ये सब बुनियादी यानी सुविधा। जरूरतें ना कह के, यानी बुनियादी जरूरत, क्यों बेटा? ये सर बुनियादी सुविधा या कोई जरूरत। हाँ, किसी की जरूरत अगर बीएमडब्ल्यू खरीदने की है तो वो गरीबी नहीं मानी जाती है। यस सर। हाँ भाई, बेसिक जो एम्यूनिटीज हैं लाइफ की, यस नॉर्मली देखो गरीबी डिफाइन करने के कई क्राइटेरिया हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स कुछ अलग कहती है। और जो है सरकारें अपने हिसाब से काल सीमा परिस्थिति को देख के गरीबी को परिभाषित करेंगी। अब भारत देश में गरीबी शब्द का परिभाषा वो नहीं होगा जो अमेरिका में गरीबी का परिभाषा है कि नहीं भाई? या भारत में वो भी परिभाषा नहीं होगी जो युगांडा में है। तो हर देश के हिसाब से अलग अलग परिभाषा है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन रहती हैं सब में। चलिए शुरू करते हैं। तो गरीबी को मापने का मापदंड क्या होना चाहिए, इस विषय को लेकर कई बार प्रश्न उठते रहे हैं, ठीक है। कि क्या गरीबी को मापने के लिए सिर्फ इनकम
को देखा जाना चाहिए या इसमें जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य मूलभूत जरूरतों को भी शामिल किया जाना चाहिए? सही है ना? कि भाई आपसे मैं कहूँ गरीबी क्या है, तो क्या आप जो है सिर्फ जो है इनकम ही देखेंगे कि कुछ और भी देखेंगे? ठीक है, तो ये इसका बेसिक था। तो अब इसमें देखिए, हम्म, तो समय समय पर इसके पैमाने में बदलाव भी किए गए हैं। हालांकि विश्व के अधिकांश देशों में गरीबी को मापने का आधार किसी न किसी रूप में आय से ही संबंधित रहा है। ठीक है, भारत जैसे विकासशील और बड़ी आबादी वाले देश में बदलते समय के साथ देश के विभिन्न राज्यों की अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रश्न और भी प्रासंगिक हो जाता है। देखो भाई, अर्थशास्त्र में आपने दो चीजें और देखा है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके पास प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है, लेकिन वो सबसे गरीब देशों की श्रेणी में आते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास प्राकृतिक संसाधन ना के बराबर है, यानी बहुत कम है, टिटुलर है, नॉमिनल है, लेकिन उनका नाम जो है अमीर देशों की सूची में है। ठीक है, तो यानी कि बहुत जटिल होता है सामाजिक जीवन, या यूं कहो कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट को पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य का पुरुषार्थ है, यानी कि जो एफिशिएंसी शब्द है आजाद भाई, जो एफिशिएंसी है ह्यूमन बींग्स की इन वर्ल्ड में, उसको इस समय मेजर करने का एक मेन क्राइटेरिया मान लिया गया है कि हाउ मच डू यू अर्न, हाउ मच डू यू मेक। ठीक है, कितना कमाते हो। अगर तुम ठीक ठाक पैसा कमाते हो, इलीगल काम नहीं, वैसे तो समाज को व्यक्तिगत बहुत फर्क नहीं पड़ता है लीगल काम से भी, लेकिन बोलचाल की भाषा में लोग नहीं, नाम तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे अगर तुम गलत काम करते हो। एक नंबर का काम अगर करते हो, एक नंबर काम ने सरकार को टैक्स देते हो अपनी कमाई से, कमाई ऐसी है कि टैक्स दे सकते हो, वही एक नंबर है, और क्या है। और तो सब इसी संसार में सब हो रहा है। सरकार और समाज जिस चीज को मान्यता दे दे वो एक नंबर का है, जो जिसको मान्यता ना दे वो दो नंबर का है। ठीक है, अब जैसे सरकार शराब भी जो है बेच रही है, सरकार शराब को बेचने का ठेका दे रही है, नशा करने के लिए तंबाकू के उत्पाद को बनाने का और बेचने का ठेका दी है। ठीक है, भाषण देने के लिए कह दी है कि इतने साल ये वो, बट चल रहा है सब। लेकिन समाज जो है उसको एक हद तक स्वीकार किया है, अगर कोई ड्रिंक करता है तो उसका रेस्पेक्ट समाज में नहीं होगा। अगर ये जान लिया जाए कि आदमी पर डे ड्रिंक करता है तो उसकी इज्जत नहीं होगी। कहने के लिए तो एक नंबर काम कर रहा है, सरकार को इनकम टैक्स मतलब टैक्स दे रहा है भाई, सामान खरीदता है टैक्स देता है, लेके चलाता है, पैसा दे रहा है। फिर बीमार होता है बेचारा, फिर दवा भी कराता है, सरकार को और पैसा मिलता है दवाई पे और तमाम चीज़ों पे, डॉक्टरों का रोजी रोटी चलता है। कहने का मतलब ये सब हो रहा है, लेकिन कहने का भाव ये है कि कुछ चीज़ें, कालखंड, परिस्थिति, राज्यों की अलग अलग स्थितियां हैं। जो कॉन्सेप्ट जम्मू कश्मीर में है इकोनॉमिक्स का, यानी इकोनॉमी को, इकोनॉमिक एक्टिविटी का, एग्जैक्टली वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है। न जो उत्तर प्रदेश में हो जम्मू में होगा, न जो जम्मू है वो झारखंड में होगा, न झारखंड का जो है कर्नाटका में होगा, तमिलनाडु में होगा, हरियाणा राजस्थान में भी नहीं होगा। कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें एकदम अनकॉमन है, एकदम अलग है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई ऐसे गरीबी को कैसे परिभाषित किया जाए? क्या उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत जरूरतों को भी शामिल किया जाए, कि सिर्फ इनकम देख लिया जाए कि इसकी इनकम क्या है? ठीक है, तो ये तो जो है थोड़ा सा माहौल बनाने की बात थी। अब गरीबी को जो बेसिक चीज है, कह सकते हो कि गरीबी को, चलिए, गरीबी को गरीबी को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति अथवा परिवार वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण अपने जीवन निर्वाह के, ठीक है, अपने जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। ध्यान दीजिएगा, गरीबी को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में गरीबी को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति अथवा परिवार
वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण अपने जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। यानी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इनकैपेबिलिटी, if a person is not in position to do justice with the basic or fundamental needs of his family or himself, then he is said to be a person under poverty. निर्धनता या गरीबी का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति या वो एक परिस्थिति होती है, दशा होती है। व्यक्ति कहना ठीक नहीं है, दशा जोड़ना ठीक है, कंडीशन जोड़ना सरकमस्टेंस नहीं, कंडीशन, ठीक है। तो सरकमस्टेंस ऐसा होता है जिसमें से तुम बाहर निकल आते हो, कंडीशन ऐसी होती है जिसमें फंसे रहते हो, थोड़ा लंबा चलता है मामला, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये थोड़ा सा स्टेटिक कॉन्सेप्ट है कंडीशन। सरकमस्टेंस जो है क्विक शॉर्ट मोमेंट के लिए कंडीशन जो होती है उसको सरकमस्टेंस कहते हो, लेकिन जो कंडीशन होती है वो टिकाऊ थोड़ा सा थम के रहती है, समझ गए। जैसे अमीरी है जल्दी जाती नहीं, गरीबी जल्दी जाती नहीं करके है, इस टाइप का फंडा है। तो हुआ क्या है कि अगर आपकी अपनी फैमिली की बेसिक एमिनिटीज यानी चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, भविष्य, भविष्य थोड़ा सा भविष्य के लिए थोड़ा डिबेटेबल हो जाएगा, भविष्य पे न जाओ अभी, वर्तमान की जरूरतों को अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो बेसिक एमिनिटीज की, तो तुम गुरु निर्धनता में हो फिर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फिर से समझिएगा जल्दी से, कह रहे हैं कि गरीबी को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति अथवा परिवार फाइनेंशियल रिसोर्सेस के एब्सेंस, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, जीवन निर्वाह यानी कि अपना जो लाइफ है उसको वेज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बुनियादी आवश्यकताओं को, बेसिक एमिनिटीज या बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया कॉमन बातें, अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं। अंदर चलने पर यह बात आ रही है बाहर कि भाई साहब ऐसा है, इसका कलर बदल दें क्योंकि अब वो कलर जो है गड़बड़ करेगा, कॉमन हो जाएगा, इस पे आ जाएगा। अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं द्वारा उपभोग पर होने वाले व्यय के, उपभोग पर होने वाले व्यय के गरीबी रेखा से नीचे चले जाने की स्थिति को पूर्ण गरीबी के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी जो पूर्ण गरीबी है उसको कह रहे हैं कि एक पॉवर्टी लाइन है, एक क्या है, पॉवर्टी लाइन है। तो पॉवर्टी लाइन है अर्थशास्त्री और नीति निर्माता यानी पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर कौन है, नेता नगरी। पॉलिसी मेकर कौन है, देश का राजनीतिक नेतृत्व। अब ये ना कहना कि पॉलिसी मेकर ये तुम्हारे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस हैं, ये तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेटर हैं, दे आर नोन एज पब्लिक सर्वेंट। तो सर्वेंट हैं यानी इनको निर्देश आदेश आता है कहीं से, आदेश निर्देश कौन देता है, सरकार देती है। सरकार क्या है, वो को क्या है, हमारे तुम्हारे द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं, काम कैसे करेंगे हमसे तुमसे पूछ के नहीं करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो हमको तुमको पसंद हो लेकिन देश के लिए अच्छा हो। तो उसके लिए एक किताब लिखी गई जिसको भारत का संविधान कहा जाता है, उसी के अधीन वो काम करते हैं, ठीक है। तो उसी के प्रति वो जवाबदेह होते हैं, लेकिन उनका विश्लेषण और निर्णय मूल्यांकन कौन करेगा, हर 5 साल पे भारतीय समाज। तो संविधान ताकत कहाँ से पाता है, वी पीपल, हम लोग, हम भारत के लोग। संविधान की शक्ति किसमें निहित है, भारत के लोगों में निहित है। पूरे भारत के लोग एक मुद्दा, एक सोच रख लें, संविधान को चाहे दिन में 100 बार बदलो, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान एक किताब ही तो है, पूरा देश एक मुश्त खड़ा हो जाएगा तो किताब बड़ी थोड़े होती है समाज से, समझ गए। तो अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं द्वारा उपभोग पर होने वाले व्यय के गरीबी रेखा से नीचे चले जाने की स्थिति को पूर्ण गरीबी के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर एक लाइन आई है पॉवर्टी लाइन, आगे क्लियर होगा कि गरीबी रेखा का तात्पर्य क्या है, ठीक है। अब बेटा अभी तक में किसी को कोई संदेह, कशिश ठाकुर, एजाज अहमद, निशु नीरा, हरियाणा शक्ति, मनोज, श्लोक, उदित, किसी बालक बच्चे कोई संदेह? अभी तक तो कुछ खास चर्चा मैंने किया नहीं, शुरुआत कर रहा हूं, बट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए
अगर कोई अ, कुछ नहीं होता है तो मैं मानता हूँ कि ओके आगे बढ़ो, बोलिए। सर हाँ। सर ये जैसे एक पॉवर्टी की एक जो पहली डेफिनेशन है, हम उसमें ये कहते हैं कि फूड क्लोथ शेल्टर जो है वो पॉवर्टी की डेफिनेशन है, बट मॉडर्न डेफिनेशन सेम ही है कि इससे अलग होगी हम? देखो, अभी क्या है कि परिभाषा जो शुरू में बनाई गई थी वो तो यही था कि भाई अगर आपको भोजन उपलब्ध हो रहा है, वस्त्र पहनने को मिल रहा है, अपने दम पर आप भोजन व्यवस्था कर लेते हो, वस्त्र की व्यवस्था कर लेते हो, तो आप फिर गरीब नहीं हो। शिक्षा हो सकता है तुम्हें ना पसंद हो बहुत पहले, बाद में जब शिक्षा का महत्व बना तो फिर शिक्षा को भी शामिल किया जाने लगा, मूलभूत आवश्यकता में शिक्षा भी जुड़ गई। भाई समय परिस्थिति के अनुसार परिभाषा बनेगी ना भाई। जो गरीबी की परिभाषा 1920 में थी, बंगाल अकाल के समय, बंगाल जो वेस्ट बंगाल में फेमाइन आया था, वही डेफिनेशन एग्जैक्टली तो 2024 में होने से रही है ना। चीजें बदल गई हैं। अब गरीबी का सब अर्थ कुछ और है। तो यहाँ पर इस पीडीएफ में क्या है कि विभिन्न विभिन्न समयों पर क्या क्या था उसको बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है बेटा, ये पीडीएफ का पहला पार्ट है। अभी 2 दिन लेक्चर और होगा, कल होगा परसों होगा। हाँ, तो उसमें सारे आयाम पर डिस्कस किया जाएगा। कुछ कह रहे थे राहुल क्या? एजाज ठीक है बेटा? यस जी सर। सर। हाँ, क्लियर होगा। अभी अभी सब क्लियर होगा बेटा, सारे एस्पेक्ट क्लियर होंगे। अभी जो यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहा है अभी उसी पे फोकस करते हैं। जो बचेगा फिर तुम बताना हमसे कि सर ये बच गया, इसके बारे में नहीं बताए। ठीक। तो देखो बेटा, हेनरी बॉन्स्टीन एक समाजशास्त्री थे, सोशल साइंटिस्ट थे, ठीक है, या सोशियोलॉजिस्ट थे, जो भी कहो। उन्होंने 4 डायमेंशन बताए, ठीक है, कि भाई ये 4 लक्षण अगर हैं तो फिर मान लो कि गरीबी है, निर्धनता है। तो जीविका रणनीतियों का अभाव, यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो आप अपना कैरियर है, जो आपका ऑप्शंस नहीं है आपके पास। यानी कि आप ऐसी कठिन परिस्थिति में हैं, आपने जन्म लिया है, आप ऐसी कठिन परिस्थिति में हैं कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है किसी चीज का, कि जीविका कैसे चलाएं। रणनीति नहीं है आपके पास, कोई प्लान नहीं है, ऐसी परिस्थिति है का अभाव। ये पहला लक्षण है कि अगर ये आपके जीवन में है तो हो सकता है कि आप निर्धनता में हो। ये जो पहला लक्षण है, अभी और क्लियर होगा। संसाधनों की अनुपलब्धता, जैसे मान लीजिए आपके पास जीविका रणनीति का अभाव है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास धन है, भूमि आदि है। यानी तुम व्यक्तिगत तो कुछ नहीं करना चाहते, करते हो। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो क्या करें। टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। क्या करें क्या ना करें, जो विलियम शेक्सपियर ने कहा था। तो आप नहीं समझ पा रहे हो, बट तुम एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहां सभी अमीर हैं, यानी कि हैसियतदार लोग हैं। तो कह रहे हैं कि पहला अगर नहीं लागू है तुम्हारे ऊपर, तो दूसरा चेक करो, संसाधनों की अनुपलब्धता। तो क्या ये सारे संसाधन, धन भूमि आदि हैं तुम्हारे पास कि नहीं है? पहला भी नहीं है, यानी जीविका रणनीति भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है, असुरक्षा की भावना है, यानी इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। भाई देखो, जो आदमी इनसिक्योर फील करेगा तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, लाइफ में हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, हर चीज में निगेटिविटी झलकेगी, तो उन्नति कहाँ से करेगा? तो ये भी एक गरीबी का एक सिम्टम है आपका। आप जिसको देखते हो लगता है सब शोषण करने वाले ही लोग हैं, यानी आपको लगता है पूरी दुनिया आप पे पीछे पड़ी है, समझ रहे हो? ऐसी आप परिस्थिति में है, कोई सम्मान नहीं देता है आपको, असुरक्षा की भावना से ग्रसित है। यानी आपको ये लगता है कि अगर बीमार हो जाएंगे दवा कैसे कराएंगे, भोजन आज कैसे बनेगा शाम को। ये सारी असुरक्षा की भावनाएं पैदा करती हैं। संसाधनों के अभाव के कारण सामाजिक संबंध रखने और विकसित करने की अक्षमता। अब देखो, जरा ध्यान से देखो, दूसरा जो पॉइंट है संसाधन की अनुपलब्धता, और चौथा पॉइंट संसाधनों का अभाव। ये जो दूसरा और चौथा पॉइंट है, ये भी वहां से जो बॉन्स्टीन थे, इनका भी जोड़ कहीं न कहीं इनकम से ही है, इनडायरेक्ट। आखिर ये फाइनेंस के ही बारे में तो बात कर रहे हैं कि संसाधनों के अभाव के कारण सामाजिक संबंध रखने और विकसित करने की अक्षमता। संसाधन के अगर अभाव है तो सिर्फ आपके ऊपर ही अपना डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा कि आपके पास जो है जीविका रणनीति का अभाव हो गया, सुरक्षा की भावना पैदा हो गई, तमाम चीजें। हर एक यहाँ पर हर पॉइंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी है, जरा ध्यान से देखना। अभी जो आदमी जिसकी हैसियत बहुत कम है आर्थिक रूप से, तो शादी विवाह का सीजन पूरे इंडिया में आता
है, या किसी दोस्त की शादी हुई या बर्थडे हुआ, गिफ्ट देना है लेना है, तो हर जगह तो पैसे की जरूरत है। कहने का मतलब अगर संसाधन का अभाव है तो सामाजिक संबंध नहीं रख पाओगे तुम। किसी दोस्त की शादी है, वो गांव से शादी कर रहा है, लखनऊ में रहता है, तुम भी लखनऊ में, तुम पता लगा तुम्हारे पास बजट ही नहीं उसके गांव जाने का, पैसे खर्च करने का, तो सामाजिक संबंध खराब हो जाएंगे आपके। ठीक है, एक के साथ नहीं जाओगे, दूसरे के यहाँ नहीं जाओगे, सब मिलकर कहेंगे तो बेकार आदमी, बहुत असामाजिक है, गैर सामाजिक है। और विकसित विकसित करने की अक्षमता, तो जब आप जो है सामाजिक संबंध रख ही नहीं सकते तो विकसित क्या करोगे, तो और अक्षम हो जाओगे, इन मतलब इनइफिशियंसी टू डेवलप सोशल रिलेशन। ठीक है, और ड्यू टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ड्यू टू द deficiency of resources, you are not in position to make the social relations stronger। जो सामाजिक संबंध है उनको सस्टेन भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है बेटा, ये सब कुछ सिम्टम है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है जरा उसको चेक करते हैं, पृष्ठभूमि क्या है, गरीबी से क्या क्या हम लोग फोकस इस पे करते हैं नॉर्मली। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या, गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान के लिए 6 आधिकारिक समिति का गठन किया जा चुका है। 6 ऑथराइज्ड कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं सो फार, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रोबेबल आर in order to estimate the number of people living under poverty। गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या का अनुमान, भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं कि आप हेलीकॉप्टर से उड़ के या बस पे बैठ के जाके चेक कर लें। 143-40 करोड़ आबादी का देश है। अगर तुम मोटरसाइकिल से लेके निकलो, हर हर मोहल्ले में टहलने का प्रयास करो तो शायद एक जीवन कम पड़ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब, तो इसलिए 6 आधिकारिक समिति का गठन किया जा चुका है। पहला है जो महत्वपूर्ण है, योजना आयोग कार्य समूह वर्ष 1962, योजना आयोग कार्य समूह वर्ष 1962। ठीक बेटा, अब नीति आयोग है, पहले प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन वर्क ग्रुप ईयर 1962। फिर आ गया आपका BM दांडेकर और N रथ वर्ष 1971। इस पर मैंने बहुत फोकस इसलिए नहीं किया है, अंदर इसमें नहीं गया हूँ PDF में इसके अंदर, क्योंकि ये हमारे तुम्हारे यहाँ इससे ये ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, समझ रहे हो। इकोनॉमिक्स में इनकी रिकमेंडेशंस अगर कोई काम की है तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ना कि इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, तो VM दांडेकर, लेकिन ये 6 समितियों में से अगर पूछ ले कि निम्न में से कौन सी समिति ऐसी नहीं है जो कि गरीबी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण करने के लिए बनाई गई थी, तो पता लगा इन 6 में से के अलावा कोई नाम डाल दे और तुम कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है बेटा, ईयर याद करना कतई जरूरी नहीं है, ईयर याद करना कतई जरूरी नहीं है, नाम पता होना चाहिए तुम्हें बस। और उसकी कुछ सिफारिशें, अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे अलग समिति, लाकड़ा वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। अब केंद्र सरकार द्वारा, देखो इसको मैंने कलर चेंज किया है क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात थी। क्या थी बात, कह रहे हैं भाई साहब देखो, केंद्र सरकार द्वारा रंगराजन समिति, अब रंगराजन कहाँ थे, यहाँ देखिए 2014 रंगराजन समिति ने रिपोर्ट दिया। ठीक, 2014 में रंगराजन समिति ने की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। केंद्र सरकार द्वारा रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण देश में गरीबी में रह रहे लोगों की गणना तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के आधार पर की जाती है। अब तेंदुलकर समिति ने जो मानक बनाए थे गरीबी रेखा में रहने वाले, अगर ये लक्षण है तो गरीबी रेखा माना जाएगा, उसी को बेस माना है 2014 की सरकार ने, क्योंकि उसके पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। जाहिर सी बात है, राजनीति में तो कोई ऐसी बात है नहीं, समिति किसी ने गठित किया तो नई सरकार जब आती है तो एक नए तेवर के साथ आती है, वो पुराने वालों को बहुत महत्व नहीं देती है। ये तो इंडिया में नेतागिरी शुरू से ही चल रही है। तो जो भी था, इसको तेंदुलकर समिति की जो सिफारिशें थी वो ज्यादा वर्कबल लगी उस समय की सरकार को, तो उसने रंगराजन समिति की बात को न मानकर 2009 में जो तेंदुलकर समिति थी उसी की बात को उसने आगे बढ़ाया। तो तेंदुलकर समिति ने क्या बताया था
उसने बताया था कि भारत की कुल आबादी के 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, 21.9%। चूंकि ये रिपोर्ट 2009 में आई थी, ठीक है, ये रिपोर्ट कब आई थी? 2009 में। 2014 में दूसरी सरकार आई, 5 साल पहले की रिपोर्ट थी। तो वर्तमान सरकार ने सोचा होगा कि भाई देखो, जो 5 साल का इनका कार्यकाल था इसमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ है, तो मेरे लिए वही समिति की रिपोर्ट ज्यादा मेरे को सही समझ में आ रहा है कि 2009 वाली, कि 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे भी निर्वाह कर रहे हैं। दो मानक बनाया था तेंदुलकर जी ने कि 1,000 रुपये अगर कोई शहर में कमा रहा है तब वो जो है गरीब माना जाएगा, और 816 रुपया वाला गरीब माना जाएगा अगर गांव में है 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवारों के संदर्भ में गरीबी रेखा को 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और ग्रामीण परिवारों के लिए 816 रुपये निर्धारित किया था। यानी आपके घर में 5 लोग हैं तो 5,000 रुपये महीने की इनकम आपकी होनी चाहिए, तब आप इसका मतलब गरीब हैं, शहर में रहते हैं। ठीक है बेटा, तो फिर ये स्थिति है। तो ये एक तेंदुलकर समिति की बात यहाँ पर की गई है। गरीबी के पैमाने में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों? जैसे अभी एजाज ने कहा कि सर क्या परिभाषा वही है कि अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चीजें सब आएंगी बेटा। तो गरीबी के पैमाने में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों? वाई देयर इज नेसेसिटी आर नीड आर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजिंग द पैरामीटर्स टू इवेल्युएट पॉवर्टी। क्यों गरीबी के पैमाने में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी? ठीक, तो कह रहे हैं भाई देखो, पूर्व में यह अवधारणा रही है, पहले यह माना जाता था यानी कि पॉवर्टी में जीवन यापन कर रहे लोगों को, जीवन यापन का मतलब क्या है बेटा? जिंदा रहने के लिए जो जो चीजें करना पड़े वो जीवन यापन का हिस्सा होता है, जिसमें दवा खाना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है, सोना पड़ता है, ठीक है, कपड़े पहनने पड़ते हैं, और मनोरंजन भी कुछ करना पड़ता है, और शिक्षा भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो जीवन यापन के जो मूलभूत तत्व हैं, जैसे बता दिया गया कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, प्राइमरी एजुकेशन, तो इसका मतलब गरीबी के निर्धारण में ये भी चेक किया जाएगा कि प्राथमिक शिक्षा मुहैया है, जहाँ रहते हो वहाँ शिक्षा उपलब्ध है कि तुम नहीं दिला पा रहे हो शिक्षा। भाई सरकार पकड़ के तो ले नहीं जाएगी स्कूल। अगर तुमने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा और कह रहे हो चलो भाई काम करो, हमारी स्थिति नहीं तुमको स्कूल में भेजने की, तो फिर इसका मतलब है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, या तो तुम अपराधी टाइप के हो कि हमको बच्चों को शोषण करना है, तो हम बच्चों को क्यों पढ़ाएं? आज्ञाकारी तभी रहेंगे जब कम पढ़े लिखे रहेंगे, ज़्यादा पढ़ लेंगे दिक्कत करेंगे। अगर ऐसी सोच रखते हो तो एक्सेप्शनल सोच है, अदरवाइज तो दुनिया पढ़ाती है बच्चों को। ठीक, तो कह रहे हैं कि पूर्व में यह कॉन्सेप्ट था कि गरीबी में जीवन यापन कर रहे लोगों को सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और ऐसी ही अन्य मूलभूत सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। पहले माना जाता था कि जो लोग हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक चीजें जो जिंदगी की हैं अगर सरकार के ऊपर निर्भर हैं, सरकार देगी तो करेंगे, तो गरीब हैं, इसका मतलब पहले ऐसा माना जाता था। तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में, ठीक है, देश की गरीब आबादी द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में निजी संस्थानों पर किए जाने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए संशोधित गरीबी रेखा जारी की। बात समझ में आई? यानी कि द तेंदुलकर कमेटी टुक ए वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन। व्हाट क्राइटेरियन? हाउ मच ए फैमिली used to spend about its kids in private schools to provide education in private schools. This is also a parameter to judge to what extent a person is poor or rich. अगर आप अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं इसलिए कि वहां फीस कम है, तो इसका मतलब आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है नॉर्मली। अगर आप ऐसी जगह कहीं पढ़ाते हैं जहां 10,000, 5,000, 20,000, 1,00,000 महीने की फीस है, तो जाहिर सी बात है आप गरीब नहीं है। समझ रहे हो? तो तेंदुलकर समिति ने एक व्यवहारिक चीजें पकड़ा।
ऐसा नहीं है कि जो तत्कालीन सरकार 2014 में आई उसने एक मुश्त यही सोच लिया कि ये सरकार कुछ नहीं करी, क्योंकि 10 साल तक मनमोहन सिंह जी का शासन था और मनमोहन सिंह जी वर्ल्ड क्लास के इकोनॉमिस्ट थे, इसमें कोई डाउट है नहीं। एलपीजी उन्हीं का दिया हुआ था कॉन्सेप्ट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में पूरा उन्होंने सिस्टम चेंज किया था, ठीक है। राजकोषीय नीति भी उन्होंने रीडिफाइन किया था, नए नए टर्म्स का भी इजाद किया था। बहुत विश्वस्तरीय माइंड था उनका इकोनॉमिक्स में, ऐसा नहीं है। और उन्होंने, मुझे अच्छी तरह से याद है, उन्होंने, मैंने कहीं पढ़ा था उसमें उन्होंने लिखा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने कहा कि मैंने देश को पिछले 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था में यहाँ से यहाँ पहुंचाया, अब आगे आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बहुत काम किया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ही काम हुआ है, बहुत भीषण काम हुआ है उसके पहले भी। ये देश एक दिन का बना हुआ नहीं है, समझिए। हाँ, वर्तमान की सरकार कुछ बड़े काम कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं, उसका क्रेडिट उसको दिया जाएगा। वो कभी नहीं किया था किसी सरकार ने, लेकिन जो पहले की सरकारें थी वो भी बेहोश नहीं थी, वो भी काम करी हैं, ठीक है। तो किसी की भक्ति उतना नहीं करना चाहिए कि आप कहते हैं सब पहले वाले कुछ नहीं किए, सब आजे हो रहा है। दोनों बात को बैलेंस अप्रोच, जो हुआ है उसको मानिए, जो नहीं हुआ उसको मत कहिए फालतू में, चाहे जो हो, ठीक है। देखिए, तो देखो बेटा, तो क्या किया तेंदुलकर समिति ने, 2 पॉइंट पकड़ा आपने। 21.9% लोग गरीब हैं, उसने ये कहा। दूसरा पॉइंट क्या कहा, प्राइवेट स्कूल पर कितना खर्च करते हो उसको मैं क्राइटेरिया मानता हूं। तो गरीबी रेखा को, एक नया फ्रेज यूज किया गया इस पीडीएफ में कि भैया गरीबी रेखा को उसने क्या किया बेटा, उसने गरीबी रेखा को संशोधित किया, लिख रहे हैं संशोधित गरीबी रेखा जारी की, ठीक है। समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा विश्व बैंक द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से समान ही है। विश्व बैंक ने जो गरीबी रेखा के लक्षण बताए थे उसी के समान तेंदुलकर समिति ने वर्ष 2009 में बताए थे। तो इसका मतलब समिति पावरफुल थी, इसको स्वीकार करने के पीछे कुछ और भी लॉजिक था। सिर्फ यही लॉजिक नहीं था कि ये पुरानी सरकार का पहले का है, यद्यपि ये भी तो उसी के रिजीम का था। बात समझ रहे हो ना, 10 साल शासन था कांग्रेस पार्टी का, 14 के पहले लगातार। तो उसमें इस समय भी केंद्र में ही इसी की सरकार थी, ऐसा कुछ नहीं है खास। तो देखिए, गौरतलब है कि विश्व बैंक द्वारा निर्धारित यह गरीबी रेखा निम्न आय वर्ग की सूची में शामिल देशों के लिए निर्धारित की गई थी। ध्यान दीजिएगा, गौरतलब है कि विश्व बैंक द्वारा निर्धारित यह गरीबी रेखा निम्न आय वर्ग की सूची में शामिल देशों के लिए, निम्न आय वर्ग, लोअर इनकम ग्रुप या लोअर इनकम कैटेगरी, ठीक है, लोअर इनकम कैटेगरी की लिस्ट में जो कंट्रीज थी उन देशों के लिए यह क्राइटेरिया बताया गया था। वर्ष 2009 में भारत निम्न आय वर्ग से निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों की सूची में शामिल हो गया, ठीक है। पता लग गया क्या काम किया था सरकार ने। लोअर इनकम कैटेगरी में कंट्री का नाम था 2009 में, उसको लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में ला दिया, यानी एक स्टेप ऊपर ले आ दिया, ठीक है। 10 सेकेंड्स का हमको दीजिएगा समय। चलिए ठीक है बेटा, यानी विश्व बैंक ने जो क्राइटेरिया बनाया था, तेंदुलकर समिति ने जो क्राइटेरिया बनाया वो विश्व बैंक के ही जैसा था, ठीक है। अब जो है भारत ने क्या किया, वर्ष 2009 में निम्न आय वर्ग से निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देश की सूची में शामिल हुआ। अब निम्न आय वर्ग में शामिल होने के बाद तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित, यानी कि डिटरमिन्ड, निर्धारित माने जो डिसाइड की गई थी, वो पॉवर्टी लाइन को अब एक्सट्रीम पॉवर्टी के रूप में परिभाषित किया जाता है। इट मीन्स द पैरामीटर्स दैट वर यूज्ड बाय तेंदुलकर कमिटी टू डिफाइन द पॉवर्टी लाइन या पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन was used to define the people living under extreme poverty। यानी कि जब देश निम्न आय वर्ग से
निम्न मध्यम आय वर्ग में आ गया, यानी लोअर कैटेगरी से मीडियम कैटेगरी पे आ गया, फिर हाई आएगा, फिर क्लास चेंज हो जाएगा, निम्न से मिडिल में आ जाएगा, फिर मिडिल में भी 2-3 कैटेगरी रहेगी, तब फिर हायर में जाएगा, हायर में फिर 3 कैटेगरी रहेगी। कुल मिला के जिंदगी बीत जाएगी तुम्हारी कैटेगरी 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 में क्रॉस होती हुई। इसीलिए कुछ लोग आध्यात्मिक टाइप के लोग हैं कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, नॉर्मल रहो, ज्यादा परेशान मत हो। चलिए, तो हंसी मजाक है, लेकिन ठीक है, जीवन में उन्नत करना चाहिए आदमी को। तो कह रहे भाई, जो पहले गरीबी थी अब वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के रूप में परिभाषित किया है तेंदुलकर समिति ने। जो गरीबी रेखा को माना था, आज के डेट में वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में परिभाषित किया जाता है, समझ रहे हो। साथ ही विशेषज्ञों के अनुसार समय के साथ इस गरीबी रेखा की उपयोगिता सीमित हुई है। समय के साथ इस गरीबी रेखा की उपयोगिता सीमित हुई है। अब समय के साथ क्या है, देखो, गरीबी में तुमने कहा हम देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल में कितना खर्च कर रहे हो, ठीक। सरकार ने कहा मैं प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन को इतना बढ़िया कर दे रहा हूं कि तुम प्राइवेट स्कूल का मानक लेकर क्या क्या तुम पता कर लोगे। अच्छे घर के बच्चे भी पढ़ेंगे प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। कई जगहों पे सुधार हुआ है, जैसे दिल्ली में सुधार हुआ है प्राइमरी एजुकेशन में, ठीक है। कई राज्यों में सुधार हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। तो वहां तुम क्या सिद्ध कर लोगे, वहां अच्छे तथाकथित अच्छे इनकम ग्रुप के बच्चे भी पढ़ रहे होंगे सरकारी स्कूल में, उससे क्या हैसियत तुम अंदाजा लगा लोगे कि वो गरीब है, नहीं लगा सकते। अगर लगाते हो तो गलत आंकड़ा लेकर आओगे, ठीक। तो कह रहा क्या कह रहा है, समय के साथ इस गरीबी रेखा की उपयोगिता सीमित हुई है। तुम कह रहे हो भोजन मिलता है कि नहीं, सरकार कह रही है कि बेटा स्कूल में आओ पढ़ने, दोपहर का लंच वंच सब वहीं कर लो आराम से, ठीक है। डिनर घर पे कर लेना, लंच यहाँ कर लो। तो यार वो भी क्राइटेरिया खत्म हो गया, भोजन पानी वाला भी। प्राइमरी एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट हो गया तुम्हारा। तो तुम अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो जाके डीएम के यहाँ लिख के आवेदन दो कि साहब हमको पढ़वाइए, कक्षा 8 तक 5 तक अनिवार्य है, मेरा अधिकार है। सरकार तुम्हारी व्यवस्था करेगी भाई, तुम्हारा स्कूल में एडमिशन कराएगी, फ्री में कराएगी, जाओ बेटा पढ़ो, ड्रेस दिलाएगी, कपड़े दिलाएगी, सब कुछ करा देगी है। अगर जाओगे तो मिलेगा, अब नहीं जाओगे तो घर बैठे रहो, फिर घर पे तो नेतागिरी वाला वही चुनाव में पूछे जाओगे, नहीं तो बैठे रहो ऐसे, समझ गए। कहने का मतलब कि कई चीजें ऐसी हो गई कि अब गरीबी रेखा जैसी चीजें इनकी यूटिलिटी सीमित हुई है, खत्म नहीं हुई है, कम हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, गरीबी के प्रमुख कारण। अब पहले से लेके अब तक क्या चल रहा है उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वर्केबल हैं, अभी भी लागू हैं। तो तुमने कहा निम्न पूंजी निर्माण, ठीक है। यानी कि कैपिटल मेकिंग जो है, कैपिटल का क्रिएशन जो है, वेल्थ का जो क्रिएशन है, वो बहुत लोअर है, बहुत कम मात्रा में हो पा रहा है। ये सब सिम्टम है, ठीक है। यानी जो कमा रहे हो खा ले रहे हो, कुछ बच नहीं रहा है, समझ गए। ये सब सिम्टम है। फिर कह रहे हैं आधारभूत संरचनाओं का अभाव, यानी कि आधारभूत क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो चीजें हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आधारभूत संरचना माने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है अभाव है, डेफिशिएंसी है या एब्सेंस है, ठीक है, या लैकनेस है, लैकुना है, किसका, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। यानी वही बेसिक इम्यूनिटी आ गया उसमें। मांग का अभाव। अब देखो, कुछ चीजें हैं कि गरीबी का कारण क्या हो सकता है। अगर तुम कह रहे हो कि भारत देश गरीब है, या भारत में इस राज्य में गरीबी है, इस कम्युनिटी के लोग गरीब हैं, तो वहां पे कारण क्या हो सकते हैं। निम्न पूंजी निर्माण, पूंजी नहीं बन पा रही है, आधारभूत संरचनाएं हैं ही नहीं, सड़क बिजली यातायात सब कमजोर है या ना के बराबर है। मांग का अभाव, यानी कि यहाँ पर लैकनेस ऑफ डिमांड है। अगर मांग कम है तो सप्लाई कम होगी, जब मांग कम है डिमांड कम है तो इकोनॉमिक्स में बताया गया है सप्लाई क्या होगी। जब भाई तुम्हें जरूरत ही नहीं सामान खरीदने की तो मैं क्यों उत्पादन करूंगा, नुकसान होगा मेरा ना। तो आर्थिक गतिविधियां सीमित हो जाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कन्फाइन हो जाएंगी, तो वहां पे इकोनॉमी डाउन रहेगी, तो वहां गरीबी रहेगी ही। जनसंख्या का दबाव, पॉपुलेशन का प्रेशर है, डेमोग्राफिक प्रेशर है, आबादी बहुत ज्यादा है। अब अगर यार आबादी ज्यादा है
तो डिमांड अगर रहेगी तो डिमांड बनने के लिए तो पूंजी होना चाहिए, लोगों के पास पैसा होना चाहिए। अगर लोगों के पास रोजगार नहीं है, कमा नहीं रहे हैं, तो डिमांड कहाँ से पैदा करेंगे? सप्लाई तुम दोगे तो खरीदेंगे कहाँ से? पैसा तो है नहीं, अराजकता फैलेगी ना। सामाजिक अथवा कल्याण व्यवस्था का अभाव, यानी कि जो वेलफेयर एक्टिविटीज हैं, वेलफेयर एक्ट्स का अभाव है। सरकार में दम ही नहीं है क्षेत्र में जो है कुछ चीजें फ्री में उपलब्ध कराए, कि चलो प्राइमरी एजुकेशन फ्री है, दोपहर का भोजन फ्री है, ठीक है, दवाएं फ्री हैं, इंजेक्शन फ्री हैं। ये सब मतलब करना पड़ेगा ना भाई, तब तो जो है सामाजिक कल्याण व्यवस्था लगाओगे, तब पब्लिक को खर्चा कम देना पड़ेगा, तो वो गरीबी से बचे रहेंगे। और नहीं तो उनको इन सब पर भी खर्च करना पड़ेगा, तो उनकी इनकम और मतलब कम प्रतीत होगी, उतना दिखेगी नहीं उनको। ठीक है। वर्तमान में क्या है, सिस्टम क्या है वर्तमान में? वर्तमान चुनौतियां में असमानता बढ़ी है, असमानता बढ़ी है। इसके बारे में भाई कोई बताना चाहे, कोई रिपोर्ट का नाम बताना चाहे असमानता से संबंधित? असमानता से संबंधित इंटरनेशनल इनइक्वालिटी रिपोर्ट पढ़े थे? हैं? नहीं याद? बताए थे ना? 10% लोगों के पास कितना जीडीपी का हिस्सा है, 1% लोगों के पास कितने परसेंट है। अगर 10% टैक्स लगा दिया जाए टॉप 5% लोगों के ऊपर, तो कितना जो है बच्चे स्कूल जाने से जो छूट जाते हैं, महरूम हो जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, वो स्कूल जाने लगेंगे। वो डेटा याद कर लेना, ठीक है। उसका वर्तमान रिपोर्ट क्या है, इंटरनेशनल इनइक्वालिटी रिपोर्ट क्या है वर्तमान की, 2023 की, उसको पढ़ लेना। मैंने 23 तक बताया हुआ था आपको, जहां तक मुझे याद है, कई पॉइंट थे, उसको पढ़ लेना बेटा, ठीक है। असमानता की चर्चा जब करना तो उस रिपोर्ट का भी नाम डाल देना, ठीक है। तो पिछले 2 दशकों में भारत के सामाजिक आर्थिक परिवेश में, मैं उसकी चर्चा आगे पीडीएफ में करूंगा। ये तो अभी पहला दिन है लेक्चर का, देखो 20 पेज का पीडीएफ है, 5वां पेज चल रहा है। अभी 1-2 पीडीएफ और लगेंगे तब कोर्स पूरा होगा इसका, सारी चीजें मैं ले आऊंगा। अभी इसका एक नजरिया देखो कि गरीबी और बेरोजगारी में अगर मैं तुमसे कुछ पूछता हूं तो क्या बोलोगे, ऐसा नजरिए से आप देखो कि एक तरीका ये भी है। कोई भी पीडीएफ अपने आप में परफेक्ट नहीं है, ठीक है। सब कुछ एक जगह पे नहीं मिलेगा, वो 2-3 बार में इकट्ठा होगा कंटेंट, तब मिलेगा। रही बात ये इसकी कि नोट्स कैसे बनाएं, एक दिन एक बिटिया ने पूछा था नोट्स कैसे बनाएं, तो मैंने कहा था कि नोट्स बनाने में अब इतने मेच्योर हो गए हो कि पहले पढ़ लो। पढ़ने के बाद मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से, कुछ चीजें जो इसमें नहीं लिखी उसको भी मैं बोलता हूँ, उसको नोट करो, उसको जाके मिलाओ, अन्य चैनल अन्य जगहों से भी रिसोर्सेज लेते रहो। कोई इडियट नहीं, सबके पास ज्ञान है, जो पढ़ा रहे हैं सब नॉलेजेबल हैं, ठीक है। जहां से जो अच्छी चीज मिले उसको इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, लिख के इकट्ठा करो। इधर से सुनिए, इधर से निकाल दिए, कोई मतलब नहीं है। लिखिए भाई साहब, और लिखने के बाद मंथन करिए, विचार करिए, सोचो। और पढ़ते समय मानसिकता रखो कि हमको लेक्चर देना है, मैं टीचर हूँ। स्टूडेंट वाली मानसिकता से ना पढ़ो, नहीं से बैठे रहोगे, सब नींद आएगी, बार बार नेट चेक करोगे, इंटरनेट पे भागोगे, कुछ करो नहीं पाओगे। जब तक पढ़ो कमांडो कार्रवाई करो एकदम संयम में रहते हुए। मोबाइल साइलेंट कर दो, स्क्रीन पलट दो, देखना नहीं चाहिए। 2 घंटे की एक स्टडी लगाओ, फिर आधे घंटे 15 मिनट टहलो, 20 मिनट, सोचते हुए उसी विषय पर। यह नहीं कि टहलो तो बात फोन कहीं लगा दो, जो पढ़े थे सब उड़ गया, ये सब फर्जी काम ना करो। अपना एक अनुशासित जीवन 2 साल का दे दीजिए, 1 साल कोचिंग के लिए, 1 साल सेल्फ स्टडी के लिए और आंसर राइटिंग के लिए, बस सिलेक्शन तय है, ठीक है। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, फर्स्ट ईयर में हो, तो फिर आपके पास तो यार ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का समय है, ठीक है। एनसीईआरटी तैयार करिए, उसका नोट्स बनाइए, लेक्चर का नोट्स बनाइए, कई जगह के टेस्ट पेपर ज्वाइन करिए, एक एक सब्जेक्ट 5 पेपर 4 पेपर क्लियर करिए, कायदे से तैयार करिए, ऐसे वगैरह, विधिवत, पूरा समय है।
लेकिन अब ये नहीं कि सोचो कि हमको 4 साल बाद इम्तहान देना है तो लाओ आराम से पढ़ते हैं, तो कुछ नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है, तो इसको समझ लेना, अपना बुद्धि से काम करो, मेहनत करो। कितने घंटे पढ़ो? अगर सरकारी सेवा में हो तो 4 घंटे की सेल्फ स्टडी कम से कम। अगर सेवा में नहीं हो, कोचिंग वगैरह करते हो, 3-4 घंटे का बिजनेस है, तो 6 आवर्स की स्टडी एवरेज में पर डे होनी चाहिए। अब वो चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो। ये नशा है, नशा कर लो इसका कि हमको पढ़ना है 6 घंटे। ठीक है, तब तुम 2 साल बाद हमसे मिलना तो नाम के आगे कुछ लिखा हुआ मिलेगा तुम्हारे। चाहे आईएएस लिखा हो, चाहे आईपीएस, चाहे आईआरएस, चाहे आईआरटीएस, चाहे आरएएस, चाहे आईआरएस, कुछ न कुछ लिखा रहेगा। ये तो हो ही नहीं सकता है कि न बन पाओ। ठीक है, लेकिन 6 आवर्स ए डे, 8 घंटे 14 घंटे गधा पढ़ते हैं। गधों के लिए आईएएस एग्जाम नहीं है, 6 घंटे बहुत है। 8 घंटे पढ़ते हो तो गलत कर रहे हो। पर डे की बात कर रहा हूँ, एक दिन नागा नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं। मामूली नहीं है 6 घंटे रोज बेटा। वो जो 8 घंटे 10 पढ़ते हैं तो कुछ ही किसी मिशन पे रहते हैं कि हमको ये चीज इतने दिन में तैयार कर लेना है। कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन 6 घंटे पर्याप्त होता है। दिमाग भी तो है कि भूसा भरा हुआ है। 10 घंटा पढ़ोगे कम दिमाग है और कम तैयार होगा। मनोरंजन भी होना चाहिए जीवन में। हंसी मजाक करिए, लाइक माइंडेड लोगों से दोस्ती करिए। ये नहीं कि दोस्ती, अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, दोस्ती करने में ध्यान लगा दिए तो खत्म हो। अपने दायरे में रहते हुए दोस्ती यारी करिए, पढ़ाई लिखाई वाली। और कोई दोस्ती पे हम हाथ तो नहीं, अगर उसमें लगते हो तो पढ़ाई गई काम से। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई। चलिए, असमानता वाला पॉइंट देखिएगा। वर्ष 2009 में निम्न मध्यम आय वर्ग में पहुंचने के बाद अगले 5-10 वर्षों में भारत मध्यम आय वर्ग में पहुंच सकता है। हालांकि इस आर्थिक स्तर पर विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति कुछ मामलों में भिन्न है। यार, भारत बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है, बहुत विविधता है। तो भारत की तुलना कोई चाइना से करे तो मूर्खता हो जाएगी ना। चाइना में क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है। तुम यहाँ प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोल के जिंदा रह सकते हो, चाइना में हैसियत नहीं कोई बोल दे। ठीक है, अली बाबा ने बोला, उनको उनका लेवल सेट कर दिया सरकार ने। कुछ नहीं बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, एक लाइन नहीं बोल सकते हो। तो इसलिए कभी इंडिया की तुलना चाइना से मत करना। वो जो है निरंकुश शासन है वहां पे, गुंडई है पूरी। टाइनामैन चौक पे 25 लाख नवयुवक खड़े थे, गोली चलवा दिया, टैंक से चलवाया, 4-5 लाख स्टूडेंट्स मारे गए। उसकी तुलना इंडिया से करते हो, सवाल ही नहीं। यहाँ जब चाहो तब घेर लो 10 जनपद को, चिल्लाओ जो है, बस गाली गलौज मत करो, पत्थरबाजी न करो। मतलब असलहा बंदूक न चलाओ, तो चाहे तुम जितना जिसको डांटो यहाँ पे, संयम में औकात में रख के, तो कोई दिक्कत नहीं। चाहे प्रधानमंत्री को टारगेट करो, राष्ट्रपति को नहीं कर सकते बस, जज को नहीं कर सकते बस, समझ गए। जो चुने हुए लोग हैं, जिसको वोट दिए हो तुम, उनको घेर सकते हो। अभी जाते हो थाने में, आईपीएस आईएएस को तुम जो है एक दायरे में रह के बात करते हो तो सुनता है वो, चाहे जितना क्रोधित हो सुनेगा। इतनी आजादी है। चाइना में भाई साहब संभव नहीं है, तुरंत शूट आउट। समझ गए। तो चलिए, तो उदाहरण के लिए समान आय वाले देशों की तुलना में भारत में ग्रामीण आबादी का अनुपात बहुत अधिक है। देखो, अन्य देशों से भारत अलग है भाई। ऐसे में इसे शहरों के विकास या शहरी आबादी के जीवन स्तर में सुधार के आधार पर ही नहीं देखा जा सकता। तुम सिर्फ शहर का, अर्बन सेक्टर, अर्बन एरिया का विश्लेषण करके तुम इंडिया के बारे में कमेंट मत करो। भारत जो है बहुत ही अलग टाइप का देश है, यहाँ पे हर कैटेगरी के लोग भरे पड़े हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार भारत में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। गौरतलब है, कृषि क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में जोखिम और अस्थिरता अधिक होती है। तुम कितना भी बढ़िया काम कर लो, अगर बारिश हो गई, जो कि किसी के हाथ में नहीं है डायरेक्ट, तो तुम्हारी खेती चौपट है। अरहर की दाल की बुआई किए हो, आलू की खेती कर रहे हो, बारिश हो गई कायदे से, मतलब कायदे से हो गई धुआंधार, बस खत्म। साल भर की मेहनत, 5 महीने की मेहनत खत्म, 4 महीने। समझ गए। खेती बड़ा जोखिम और अस्थिरता वाला कार्य है। आय का जोखिम, रिस्क ऑफ इनकम, और ग्रामीण तथा क्षेत्रों में सार्वजनिक वस्तुओं, पब्लिक गुड्स। सार्वजनिक वस्तु क्या है? पब्लिक गुड्स, यानी जिसको टॉम डिक एंड हैरी एवरीबडी यूजेस, एनीवन यूजेस, कोई भी यूज करता है। ब्रश हुआ, टूथपेस्ट हुआ, सब्जी हुआ, चप्पल हुआ, स्लीपर हुआ, ठीक है, बनियाने, बनियानी हुई, तौलिया हुई, जो भी समझो, जितनी भी जरूरी चीजें हैं जो आप पहनते हो डेली यूज के सामान। ठीक है, कंघी हुआ हेयर स्टाइल मेंटेन करने के लिए, जो भी है, जैसे भी है, यानी कि पब्लिक गुड्स।
तो कह रहे हैं भाई, आय का जोखिम, रिस्क ऑफ इनकम, ग्रामीण तथा क्षेत्रों में सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की पहुंच में अंतर भी एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण तथा क्षेत्रों में, ठीक है, तो यानी कि सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की पहुंच में अंतर भी एक बड़ी चुनौती है। ट्रांसपोर्टेशन का भी एक इश्यू है, उससे भी रेट तो बढ़ता है, चीज़ों का खर्चा बढ़ता है। तुम अगर रिमोट एरिया में रहते हो, जरूरी चीज़ें मंगाते हो, और मैं टाउन में हूँ, तो मेरे दोनों में अंतर हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र, अब ये तमाम कैटेगरी बनाई गई है, क्राइटेरिया बनाई गई है। अपने लोगों का टाइम यहीं पे एंड होता है, अंदर अब नहीं जाएंगे। अब तक जो डिस्कस किए उसी को समअप करता हूँ जल्दी से 1 मिनट में। 8:30 इज द फाइनल टाइम। मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि अभी मैं इसमें आगे, देखो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, सारी चीज़ों का डिस्कशन किया जाएगा और इसके बियॉन्ड भी डिस्कशन होगा, ठीक है। जब मैं निष्कर्ष से बता दूंगा ये बेरोजगारी वाला इश्यू शुरू हो रहा है, सारी चीज़ें जब पढ़ लिया जाएगा, तब अगला पीडीएफ लिया जाएगा जो इसमें छूटा है उसमें कवर अप होगा, ठीक है बेटा। अभी तक मैंने आपको नटसेल में यही चीज़ें बताया कि ये जो बेरोजगारी है आपके यहाँ, जो निर्धनता है, सॉरी निर्धनता जो है, निर्धनता के लिए कई कमेटी बनाई गई। कितने लोग इसके अंडर अभी तक भारत में रह रहे हैं, लगभग 6 समितियां बनाई गई, ठीक है। उनके नाम यहाँ दिए गए हैं, जिसमें भारत सरकार ने, वर्ष 2014 की सरकार ने तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट जो 2009 में आई थी उसको ज्यादा महत्व दिया, ठीक है, क्योंकि भारत सरकार ने रंगराजन समिति की रिपोर्ट को अच्छा नहीं माना। तो तेंदुलकर समिति ने निर्धारित गरीबी रेखा के आधार पर, भारत सरकार मानती है कि 21.9 यानी 22% लोग लगभग भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, ऐसा उसने माना उस समय। 1,816 रुपये क्रमशः शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में इनकम होनी चाहिए पर पर्सन गरीब होने के लिए। इसके नीचे वाले गरीब माने जाएंगे, इस इनकम वाले गरीब माने जाते हैं, इस रेंज में हो। वर्ष 2009 में भारत निम्न आय वर्ग से निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों की सूची में शामिल हो गया। ये महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखना। गरीबी क्यों फैलती है, तो कुछ कारण है। वर्तमान चुनौतियां क्या हैं, उसके बारे में संक्षेप में चर्चा किया गया है। बाकी चर्चा कल जारी रखेंगे, इसको लिंकअप देते हुए। किसी को कुछ जानना हो अब तक के डिस्कशन में जो मैंने बताया तो पूछ ले, नहीं तो इजाजत दे हमको। ठीक है बेटा, ठीक है। आज हम लोगों का साथ यहीं तक बेटा, कल हम लोग फिर मिलते हैं, फिर आगे की पढ़ाई जारी करते हैं। ओके। एजाज, और हाँ बेटा, कोई दिक्कत आपको? जी जी, नो सर। अच्छा, कल मैं, क्या पीडीएफ ये समझ में आ रहा है कि इंग्लिश की लगा दूं आपके लिए? दोनों ऑप्शन है सर अपने। इंग्लिश, सर इंग्लिश में अगर भेज देते हैं, हिंदी बिल्कुल नहीं समझ आ चलो रहा है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं इंग्लिश, मैं यहाँ पे डिस्कशन भले हाँ हिंदी हाँ, में करूं, लेकिन मैं आपको संबंधित पीडीएफ इंग्लिश में भी दे दिया करूंगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक ओके, 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 कल से सर्कुलेट कर दूंगा मैं इसका भी, आज वाला भी, ठीक बेटा। यू। ओके। चलिए ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।